Hello everyone, I am Anjali Srivastav. Today we are starting the chapter 10 of Macroeconomics Class 12 CBSE Board. Okay, so here is the chapter 10. The name of chapter is Government Budget of the Economy and the Economy. तो what do you mean by government budget? सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट बजट है इसको किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट बजट होता क्या। सो चलिए बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट, जैसा हमने बात करी कि जो गवर्नमेंट बजट है ये सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस? इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट, तो किस चीज़ का एनुअल स्टेटमेंट है? एनुअल स्टेटमेंट है ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स का। किसका? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स का। अच्छा, एस्टिमेटेड है, दैट मीन्स दीज आर नॉट द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ओके, ये किस तरह के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये वाले रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स के द डे स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, दैट इज व्हाट अ फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर के दौरान क्या एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है ना, वो क्या है? उसका एनुअल स्टेटमेंट, वो क्या है? गवर्नमेंट बजट। अच्छा, बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस एनुअल स्टेटमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम इसको नाम देते हैं यूनियन बजट। क्या नाम देते हैं इसको? हम नाम देते हैं यूनियन बजट। ओके, सो कम टू द definition. Okay, look, government budget is an annual statement showing an item wise estimated of receipts and expenditure एक fiscal year के दौरान, during a fiscal year। ये क्या है? गवर्नमेंट बजट। द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जो कि बजट में शो किए जाएंगे वो एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है जो एक अपकमिंग फिस्कल ईयर्स के है, जो आप एडवांस में सोच के रख रहे हो कि इतना खर्चा और इतने रिसिप्ट्स होने की संभावनाएं हैं, एस्टिमेशन है। ओके, फिस्कल ईयर हम कब से कब तक का लेते हैं? इट इज टेकन फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो सबसे पहली चीज़ ये क्या कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गवर्नमेंट बजट के, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपको मालूम है। देखें, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, या फिर कोई सी भी अथॉरिटी हो, पब्लिक अथॉरिटी वगैरह हो, ये सब अपना अपना बजट्स बनाते हैं, ठीक है, और एनुअल बजट बनाते हैं। हाउएवर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडीज टू द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको हमने क्या नाम दिया है? यूनियन बजट। चले, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स हैं ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली प्लान किए जाते हैं कि कितना रिसिप्ट और कितना एक्सपेंडिचर है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्चा करना या कहाँ कहाँ से उनको रिसिप्ट मिलने की संभावनाएं दिख रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ये एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, इंडिया में बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है उस दिन पर एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट बाय कन्वेंशन, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर इस एनुअल बजट को प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट है उसे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा ऑन द 1st डे ऑफ फरवरी ईच ईयर। हर साल 1 फरवरी के दिन, 1st ऑफ फरवरी के दिन ये एनुअल बजट गवर्नमेंट का ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा इन द पार्लियामेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
it is required to be approved by the parliament before it can be implemented. भाई पार्लियामेंट में इस एनुअल बजट को अप्रूव होना पड़ेगा इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले। बजट ये रिवील करेगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट कैसा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर और आगे आने वाले फिस्कल ईयर में इनकी क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं। तो हमने क्या देखा कि जो बजट है वो दो चीज़ें दिखा रहा है। पहली चीज़ परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर, परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, और फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ अपकमिंग ईयर, आने वाले साल की। तो ये दो चीज़ों पर बजट में बात करी जाती है। वो बजट जो 1 फरवरी ऑफ ईच ईयर प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। चले, अब हमने देखा कि जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या आ रहा है। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रीएलोकेशन किसका? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कोई भी ऐसे संसाधन, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को बेसिक सुख सुविधाएं देना, ये गवर्नमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। तो इनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अलोकेट नहीं, रीअलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम हर बजट में अलोकेशन करते हैं, है ना। तो अब रीअलोकेट कर रहे हैं, उसी एलोकेशन को हम रीअलोकेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज ऑफ द सोसाइटी और द गवर्नमेंट। तो सबसे पहला हम रीअलोकेशन किस तरीके से कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशंस, ठीक है, और दूसरा बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। चलें, टैक्स कंसेशन का मतलब क्या है कि भाई हमको चाहिए कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे, लोगों के पास में पैसा भी रहे और इसके अलावा सोशल वेलफेयर भी होता रहे। तो भाई अगर टैक्स जो पैसा हम कमा रहे हैं उसमें से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पे कर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो हमारे कंजम्पशन के लिए वो पैसा थोड़ा कम बच सकता है ना। इन्होंने बोला है कि और दूसरी चीज़ ये कि हम जितना सेव करेंगे इकोनॉमी उतना ग्रो करती है, ठीक है। तो भाई इस सेविंग की हैबिट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई आप क्या नाम से आप सेविंग करो, हम आपको टैक्स का कंसेशन देंगे सेविंग करने पर। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या सेविंग करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिबेट्स मिलेंगे आपके टैक्स पे, इनकम टैक्स के पेमेंट में, है ना। तो दैट इज व्हाट टैक्स कंसेशन। एंड इसके बाद में सब्सिडीज की बात करें तो सब्सिडीज क्या है? जब आप सोशल वेलफेयर के लिए कोई इंडस्ट्रीज वगैरह आप सेटअप करते हैं तो या फिर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं या फिर कोई बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी जो है जिनको यूटिलाइज करना हमारे लिए उतना बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो पाता है, तो ऐसी चीज़ों को लेते समय ना हमको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए कि भाई आप अपनी फैक्ट्रीज को या इंडस्ट्रीज को रीजनल बैकवर्ड एरियाज में स्टैब्लिश करो, तो हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि भाई आपको सब्सिडीज मिलेगी, आपका फ़ायदा हुआ, और दूसरा और टैक्स कंसेशन भी मिलेंगे तो भी आपका फ़ायदा हुआ। और दूसरा क्या है कि उस रीजनल जो बैकवर्ड रीजन है उसका भी डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इसके अलावा उधर पे क्या नाम से स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगे ताकि वहाँ पर रह रहे लोगों का भी वेलफेयर हो पाएगा। सो भाई रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। Reallocation of resources through the budgetary policy, government aims to reallocate resources अपनी economic and social priorities
को देखते हुए कि उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज क्या है, इसको देखते हुए वो रिसोर्सेज को रीएलोकेट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके थ्रू? सबसे पहला वो टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज देंगे। तो टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन सब्सिडीज एक्सेट्रा टू द प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेज करेगा द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स, जैसे कि भाई सिगरेट है, लिकर्स है, शराब वगैरह है, ये हार्मफुल कंजम्पशन है, सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। तो हमने इन पर एक हैवी टैक्स लगा दिया कि लोग इस चीज़ के लिए डिस्करेज हो, कि लोग ले ना उस चीज़ को, खरीदे ना उस चीज़ को। भाई इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो हो सकता है लोग फिर ना ले। समझ में आ रहा है? तो फिर इतना अगर हैवी टैक्सेस रहेगा तो लोग उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए डिस्करेज होंगे। अब होते हैं कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका पर्पस वही रहता है उस पर हैवी टैक्सेस लगाए करने का। ठीक है, और वो एनकरेज करेंगे यूज़ ऑफ खादी प्रोडक्ट्स जो सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हम दूसरे पर डिपेंड हों, है ना, जो सोशल वेलफेयर के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में नहीं लेती है, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, ये सब पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है ये नेसेसरीली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट होंगी इन पब्लिक इंटरेस्ट, और इसकी वजह से सोशल वेलफेयर भी रेज होगा। ठीक है, ये चीज़ें प्राइवेट हाथों में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि अगर जाएंगी तो वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो इस बारे में कम ध्यान देंगे कि लोगों को इससे बेनिफिट मिलना चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए। अगर वो ये सब देखेंगे तो अगर वो लोग ये नहीं देखेंगे तो उनको तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने का काम है ना। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में गया तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए ये जो मेन चीज़ें हैं, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस वगैरह, ये सब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी बजट उनको चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्या बता दिया बजट में हमारा? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर हम टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। चले, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ में क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक इनहेरेंट पार्ट है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का। गवर्नमेंट जो है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकती है। किस तरीके से रिड्यूस करेगी? अपनी बजटरी पॉलिसीज के थ्रू। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस distribution of income by imposing taxes on rich and spending more on the welfare of people। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से क्या नाम से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगी कि भाई जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनको हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे और उन लोगों को सर्व करेंगे जिनके पास में पैसों की कमी है या फिर रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, इट विल रिड्यूस द इनकम ऑफ रिच एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। ठीक है, इसकी वजह दस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो इनइक्वालिटीज है उसको इस तरीके से रिड्यूस करा जाएगा कि भाई जिसकी इनकम साल भर में 30 लाख की है और जिसकी इनकम साल भर में 3 लाख की, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो 30 लाख वाला है उसके ऊपर हम टैक्स इम्पोज करेंगे अच्छे से, और इससे जो पैसा आएगा उससे हम किसका वेलफेयर करेंगे? उन लोगों का जो पुअर कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, और इसलिए हमारे यहाँ का टैक्स स्लैब भी ऐसे ही बनता है कि भाई जितनी ज़्यादा इनकम है उतना आपको टैक्स देना है। जैसे जैसे इनकम कम होती जाती है, एक स्टैंडर्ड तो ऐसे ही है कि जिस पर बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगता है इन द नेम ऑफ टैक्स। ठीक है, चले, तो ये क्या था? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या बोलती है? देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज, इट मीन्स absence of large scale fluctuations in prices। एब्सेंस मतलब लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना इज व्हाट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करना। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। एकदम से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाना इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट जो है इन फ्लक्चुएशंस के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। किस तरीके से? टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू। देखिए कैसे,
Inflationary tendency emerges when aggregate demand is higher than the aggregate supply. मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, दैट मीन्स जितनी डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट और किसी से नहीं बोल रही, हम खुद से बोल रही है कि भाई हम अपना एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। एक्सपेंडिचर कम कर देंगे मतलब जब वो एक्सपेंडिचर कम करेंगे दैट मीन्स डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। आपकी डिमांड कब बढ़ती है? जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जब सिचुएशन ऐसी है कि एडी 1 मिनट कि जो एडी है मतलब एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो इस केस में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। जब वो अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग डिप्लेशन, मतलब जब डिप्लेशन का मतलब ये क्या है? इन्फ्लेशन है। ये क्या है? इन्फ्लेशन है। अब डिप्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो डिप्लेशन में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन बहुत है, उस हिसाब से डिमांड नहीं है। तो गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर्स क्रिएट करेगी, ये जो प्रोडक्शन है वो उनको खरीदेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगा। मनी सप्लाई होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और जो डिप्लेशन वाली सिचुएशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। सो दीज आर टू टेक्निक्स बाय विच इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी क्रिएटेड। मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना प्राइजेस में इकोनॉमी में, वो हम स्टेबल रख सकते हैं। वो फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इकोनॉमी अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? देखें, सबसे पहले देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे जो रेलवेज है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या फिर जो वाटर डिपार्टमेंट है ना, पॉल्यूशन वाले है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेज है ना। स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज हैं ये, विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। किस चीज़ के लिए एस्टैब्लिश्ड है? सोशल वेलफेयर के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया और मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। अब बजट जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है कि आपको इन एंटरप्राइजेस को मैनेज करना है ना। बजट में बहुत सारे प्रोविजंस इन एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं ताकि इन एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए। फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी तो इनको मैनेज करने में ईजी रहेगा। इनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, इनकी वेरियस स्कीम्स है जिनको चलाने में गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए इन्हें देनी पड़ती है? ताकि वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मैनेज कर पाए। दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। चले, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज करते हैं सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी, है ना। रियल जीडीपी में सस्टेनेबल इंक्रीज मतलब जीडीपी इंक्रीज हो, दैट इज गुड, बट ये जीडीपी इंक्रीज होकर सस्टेन रहे, मतलब ये बार बार नीचे ना आए या फिर एकदम से ऊपर नीचे ना हो, है ना। स्टेबिलिटी बनी रहे और साथ में जो आपने जीडीपी अचीव किया है वो अचीवमेंट बना रहे, ठीक है। उससे ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, कम से कम नीचे ना आए। चले, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ an economy. An increase in the volume of goods and services produced in an economy. Budget can be an effective tool to ensure the economic growth in a country. सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि what do you mean by GDP? तो G is for gross. ग्रॉस मतलब टोटैलिटी। टोटैलिटी का मतलब ये है कि पूरा जो टोटल वैल्यू होगा, टोटल मार्केट वैल्यू होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। डी का मतलब होता है क्या? डोमेस्टिक। डी इज व्हाट? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? प्रोडक्शन जो विद इन द इकोनॉमिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री हुआ है ना। और प्रोडक्ट तो हमको पता ही है, ऐसा प्रोडक्ट जिसका पूरा टोटल मार्केट वैल्यू, और वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बना हुआ है? डोमेस्टिक मतलब इकोनॉमिकल बाउंड्रीज में बना हुआ है कंट्री की, तो उसे हमने क्या बोला है? जीडीपी।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू में ग्रोथ, सस्टेनेबल इंक्रीज जब हमें देखने के लिए मिलता है तो हम उसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो बजट एक इफेक्टिव टूल हो सकता है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्टिव वेंचर्स को एंड प्रोजेक्ट को, तो भाई ये स्टिमुलेट कर सकता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी को। आपको टैक्स कंसेशन मिल रहे हैं तो मतलब जितना पैसा आप पहले टैक्स में देने वाले थे उससे आपका पैसा बच रहा है, तो आप उस पैसे को सेव करोगे, है ना। अगर आपको प्रोडक्टिव वेंचर्स को अगर सब्सिडीज मिल रहे हैं तो उनका भी पैसा बच रहा है, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या कहीं ना कहीं सेव करेंगे, जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। दूसरा, आप इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करोगे, जिसकी वजह से जो कि एनहांस करेगी प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर से, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी ये एनहांस करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक मेजर फैक्टर है जो कि डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल कि एक ब्रिज बनना है, तो अब ब्रिज बनने के लिए काम तो गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगा कि टेंडर निकालेगा कि भाई जो कम से कम कीमत में इस ब्रिज को बना पाएगा उसका टेंडर पास होगा, कम से कम कीमत एंड अच्छी से अच्छी क्वालिटी। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का काम भी हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर्स वालों को भी अपने लिए काम मिल रहा है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रिसोर्सेज भी फुल्ली यूटिलाइज हो पाएंगे, गवर्नमेंट अपने मेन काम पे फोकस भी कर पाएगी। सो दैट इज व्हाट द इंडिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, भाई रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, और ये क्या नाम से स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब बनेंगे, तो इसकी वजह से हमें डेवलपमेंट दिखाई देगा कंट्री में, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चले, 6th point is reducing regional disparities. The government budget aim करेगा to reduce regional disparity through its tax and expenditure policy for encouraging setting up of production unit in an economic backward regions। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई आपको टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज वगैरह मिलेंगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ के लिए एनकरेज होंगे कि उनको अपनी इंडस्ट्रीज का सेटअप रीजनल बैकवर्ड एरियाज में करें, ताकि उनको बेनिफिट्स मिले और वहाँ के लोगों को भी इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से बेनिफिट्स मिले, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये सारे धीरे धीरे करके फिर उनको भी सारे बेनिफिट्स मिलने इस वजह से स्टार्ट होंगे। 7th पॉइंट इज ऑल्सो देयर विच इज नॉट गिवन इन दिस बुक, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो गवर्नमेंट बजट का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, लोगों को काम मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जब उनके पास इनकम आएगी तो वो अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए कम से कम सेटिस्फाई हो पाएंगे कि हाँ उनके पास अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए पैसा है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, और ये स्कीम्स जैसे मनरेगा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ये तरह की सारी स्कीम्स हैं। तो इट इज़ ऑल्सो द, और वैसे ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा में इसलिए नहीं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जहाँ तक है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख कर आएंगे तो प्लीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप 1.7 वाला यहाँ पे ज़रूर जोड़ेंगे। चले, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, यहाँ तक हम करते हैं। इसके बाद में जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट है उसके लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट वाले वीडियो पर एक बार देखिएगा ज़रूर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अभी तक के लिए इतना पार्ट काफ़ी है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब for more upcoming videos. Thank you.